हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो हम लोग बेटा क्लास 10th की जो साइंस पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि टाइप ऑफ रिएक्शंस, कितनी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। उसमें हमने संयोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल भी देखा है, कैल्शियम ऑक्साइड वाला, मतलब बिना बुझा चूना को जब पानी में हम डुबोते हैं तो वो बुझा चूना में बदल जाता है, मतलब चूना पानी बन जाता है। और जब उस चूना पानी की पुतैया की जाती है ना, तो 3 से 4 दिन में वो कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना लेता है, जिसे संगमरमर भी कहते हैं, चाक कहते हैं, मार्बल कहते हैं, खड़िया कहते हैं। तो अब हम लोग जो है संयोजन अभिक्रिया के और अन्य उदाहरण देखेंगे, जिसमें हमारे पास संयोजन अभिक्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया आती है जिसका नाम है दहन अभिक्रिया। मतलब किसी चीज को जलाना है तो उसका दहन होता है। तो दहन के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, बिना ऑक्सीजन के किसी का भी दहन नहीं होता है। तो आइए देखिए, हम लोग देखते हैं, बोर्ड पे ये पहले से मैंने इतना लिखा है। तो बेटा ये है संयोजन अभिक्रिया के अन्य उदाहरण। कोयले का दहन। तो कोयले का दहन मतलब ये हो गया, कोयला कार्बन जो है और ऑक्सीजन के साथ ही अभिक्रिया करेगी। जब इसको जलाएंगे तो बेटा ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। आपको पता है कि ऑक्सीजन सबको चाहिए, किसी भी हाल में ऑक्सीजन चाहिए, तभी दहन होगा, नहीं तो दहन नहीं होगा। तो ये क्या हुआ बेटा, CO2 बनाया। क्या बनाया? CO2। और साथ में क्या हुआ, ऊर्जा निकली। क्या है? ऊर्जा निकली। भाई कोयले को हम किस लिए जलाते हैं? कि ताकि हमको ऊर्जा प्राप्त हो। तो अब आप जान गए कि जो इस अभिक्रिया में हम आपको बताए हैं, जिस अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो एक ये क्या है, कोयले का दहन संयोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण हुआ और इसमें से ऊर्जा भी निकली, इसलिए ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का भी उदाहरण हुआ। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर कौन सा हम लिखेंगे एग्जाम में पूछेंगे तो? भैया अगर एग्जाम में संयोजन अभिक्रिया पूछेंगे तब भी आप ये एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, अगर दहन अभिक्रिया पूछेंगे तब भी आप यही रिएक्शन लिखिएगा, अगर वो पूछेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है ना और उसका उदाहरण दीजिए, तब भी आप यही अभिक्रिया लिखेंगे। आइए दूसरी चीज का दहन देखते हैं। मान लो हमारे पास क्या है बेटा, दूसरा, इसमें हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन और क्या है, ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बनाता है, जल भी बना सकता है और क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना सकता है। लेकिन साधारणतया हम पहले जल को देखेंगे। तो ये क्या हो गया बेटा, H2O, क्या बन गया, जल बन गया। लेकिन देखें तो क्या अभिक्रिया बैलेंस है? नहीं, अभिक्रिया बैलेंस नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है। ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा। हमने जल बनाया है ताकि सूत्र ना बदले। जब 2 से यहाँ बेटा गुणा कर दिए तो ये 2 दूनी हाइड्रोजन हो गया 4, यहाँ हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ कितने से, 2 से गुणा कर देंगे। हाइड्रोजन कितना हो गया, देखो 4, हाइड्रोजन कितना हो गया 4। लेकिन इस 2 का गुणा जब किए तो इसके साथ भी हुआ, इसके साथ भी, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2 ना, और ये ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास कितना है 2। तो अब ये बताइए अभिक्रिया बैलेंस हुई? हाँ, ये अभिक्रिया क्या हो गई, बैलेंस हो गई। देखिए हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन क्या है 2। ये अभिक्रिया संतुष्ट है, मतलब बैलेंस है। बैलेंस का मतलब अभिकारक की तरफ जितने भी परमाणु हैं ना, उतने उत्पाद के तरफ भी उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। तो अब हम लोग बेटा देखेंगे क्या, तीसरा। तीसरा हम ये देखेंगे कि किसी प्राकृतिक गैस का जब दहन होता है तो क्या होता है। आइए उसको भी देखते हैं। तीसरे में आते हैं, ये है हमारे पास प्राकृतिक गैस मेथेन, CH4। ये बेटा हमारे पास इसका दहन होगा। तो आपको पता है कि दहन के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, बिना ऑक्सीजन के दहन नहीं होता। तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन से दहन कर रही है। मेथेन जो होती है प्राकृतिक गैस कही जाती है। मेथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, मेथेन को बायोगैस भी कहते हैं, मेथेन को गोबर गैस भी कहते हैं। ये सब भी आप जानते रहिए।
ना। आइए फिर देखते हैं, जब इसका ऑक्सीजन से दहन होगा तो ये क्या करेगी बेटा। और यह सुन लो, क्यों इसको जला रहे हैं, क्योंकि सीएनजी वाली जो गाड़ियां आती हैं ना, जिसमें लिखा रहता है सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो जो वो प्राकृतिक गैस से चलती है, संपीड्य प्राकृतिक गैस, उसमें यही मीथेन गैस ही भरी जाती है। चलिए, तो आप ये भी जान गए। अब हम करते हैं कि देखो क्या होगा बेटा। ऑक्सीजन पहले कार्बन से अभिक्रिया करेगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि रिएक्शन में क्या होता है, आपको बस इतना याद रहे कि ये दोनों मिलकर के इनका कोई उत्पाद बनता है क्या, तो आपको सब आ जाएगा। देखिए, तो कार्बन पहले ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है ना, ऑक्सीजन पहले कार्बन के साथ, तो बेटा CO2 बना, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर ऑक्सीजन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, तो क्या बना, जल। तो आप जानते हैं कि जब कोई भी, समझ लो कि भैया कोई यौगिक है जिसमें कार्बन है, अगर वो अब उसकी अभिक्रिया होगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जरूर बनाएगा, हाइड्रोजन भी उसमें है तो जल जरूर बनाएगा। तो आपको ऑक्सीजन इन दोनों के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहा है। दिखाते हैं कैसे। मान लो ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ पहले कंबाइंड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर जो है हाइड्रोजन देखो बचा है 4, हाइड्रोजन भी जल के ही साथ अभिक्रिया करके क्या बना लिया, H2O बना लिया। लेकिन अभी ये अभिक्रिया बैलेंस नहीं है, क्योंकि अभिकारक की तरफ जितने उत्पाद हैं, क्या कहते हैं, परमाणु हैं, या प्रोडक्ट की तरफ जितने परमाणु हैं उतना ही क्या होना चाहिए, अभिकारक की तरफ भी होना चाहिए, ताकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम पूरी तरीके से फॉलो किया जा सके। तो बेटा ये देखते हैं, कार्बन इधर एक, कार्बन यहाँ भी एक। फिर देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ पे है 4, हाइड्रोजन यहाँ पे है केवल 2, तो क्या कर दिए, 2 से गुणा। इसे हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, कि उचित संख्या से गुणा करना, जितने की जरूरत है उतने से जो है उतनी संख्या से गुणा कर देना है, तो वो क्या हो जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। तो बेटा देखो, हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, 4 ना, तो ऑक्सीजन इस 2 का गुणा जब हम करते हैं तो इससे भी होता है, इससे भी होता है, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, देखो यहाँ पे 2 और 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे कुल मिला के 4 ऑक्सीजन हो गया उत्पाद की तरफ, अभिकारक की तरफ केवल 2 ऑक्सीजन है देखो, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे। अब हमारे पास फिर देखेंगे कि अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं संतुलित है। तो देखिए बेटा, ये क्या है, CH4 मीथेन, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, 4 हाइड्रोजन अभिकारक की तरफ, और कहीं हाइड्रोजन है नहीं, 4 हाइड्रोजन उत्पाद की तरफ। ऑक्सीजन कितना, 2 दूनी 4 है अभिकारक की तरफ ना, उत्पाद की भी तरफ देखो 2, और ये 2 मिलके 4 हो गया। तो इसमें भी और क्या होता है, ऊर्जा निकलती है, इसमें और क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। क्यों, क्योंकि इसीलिए तो हम इस प्राकृतिक गैस को जलाए थे, कि ऊर्जा हमको प्राप्त हो और इस ऊर्जा से हम लोग अपना काम करें। अपनी गाड़ियां जो सीएनजी वगैरह होती हैं न, इसी गैस से चलती हैं। सीएनजी का नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब प्राकृतिक संपीड्य गैस। जो प्राकृतिक गैस है उसको अधिक दबा करके हम लोग वहाँ पे उसके टैंक में रखते हैं और उसका दहन होता है, तो ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे हमारे वाहन चलते हैं। तो ये बेटा हमारे पास क्या हुआ, सब संयोजन अभिक्रिया है, और संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ बताइए क्या है, ऊर्जा भी निकल रही है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। ये क्या है, कोयले का दहन। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, वाटर गैस जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये वाटर देखो बनाएगा ना, और वाटर बनाएगा तो वेपर बनेगा, और वहां से भी ऊर्जा निकलेगी। ये क्या हुआ, प्राकृतिक गैस का दहन। तो अगर आप भूलेंगे नहीं तो बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है, प्राकृतिक गैस का दहन, तो इसमें भी हुआ। आते हैं बेटा, यहीं पे लिख दे रहा हूँ ताकि आप भूलिए मत, जो बहुत जरूरी है, प्राकृतिक गैस का दहन। तो प्राकृतिक गैस का दहन बेटा ये हुआ हमारे पास, तीसरा जो था। चौथे में हम आते हैं जो श्वसन की अभिक्रिया है, क्या बेटा, श्वसन
की अभिक्रिया, उसमें से भी ऊर्जा मुक्त होती है, आपको ये पता है। उसका भी दहन होगा। हम लोगों ने जो खाना खाया था वो सब पचा, उसका अवशोषण हुआ और वो हमारी कोशिकाओं तक पहुंचा। अब कोशिका में उसका जब दहन होगा तो क्या होगा बेटा, ऊर्जा मुक्त होगी। देखो ये सांस खींच के लिए क्या है, ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन जाए। तो जब ज़्यादा ऑक्सीजन गई तो दहन भी अच्छे से होगा, क्योंकि दहन के लिए क्या ज़रूरी है, ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। बिना ऑक्सीजन की कोई चीज़ नहीं जलती है। हम लोग किसी का अंतिम संस्कार करने भी जाते हैं तो क्या कहते हैं कि भैया दाह संस्कार करने गए हैं। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो भोजन वहाँ पे जब उसका दहन होगा, कंबंशन होगा, तो ऊर्जा मुक्त होगी। तो ये है ग्लूकोज C6H12O6, और इसका बोले हैं ऑक्सीजन चाहिए इसको, तो इसीलिए भगवान ने हमको श्वसन तंत्र दिया। इसीलिए हम चौबीसों घंटे कंटिन्यूअस बिना किसी ब्रेकिंग के सांस लेते रहते हैं। जितना आप भट्ठी में अच्छा ईंधन डालेंगे उतनी अच्छी ऊर्जा क्या है, निकलेगी। तो इसीलिए लगातार हम सांस लेते रहते हैं। तो याद रखना सांस लेना क्यों आवश्यक है, ताकि क्या हो, खाद्य पदार्थों का वहाँ पे दहन हो कोशिका के अंदर। तो श्वसन अभिक्रिया यही है। तो ये तो केवल सांस लेना हुआ, ब्रीदिंग जिसे कहते हैं 6O2, और ये अभिक्रिया देखिए अब होगी तो हमको क्या बनता है बेटा, अभी हम बताएं कि कोई भी ऐसा आपके पास यौगिक है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों बनेगा। इसमें भी देखो कार्बन हाइड्रोजन था, तो उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड जल जरूर बना, और साथ में ऊर्जा भी निकल सकती है। तो इसमें देखते हैं हमारे पास क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड पक्का बनेगा, जल बनेगा न, क्यों, क्योंकि देखो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है। जिसमें कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। ये भी ट्रिक याद रखिएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इनको जलाएगा न। तो अब यहाँ पे साथ में क्या हुई बेटा, ऊर्जा मुक्त हुई। इसी ऊर्जा के लिए, तो इसी ऊर्जा से तो हमारा सारा काम होता है। श्वसन की अभिक्रिया के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है उसी से हमारे शरीर का सारा काम होता है। जो हमने बाहर काम किया ना, जो ऊर्जा बची वो एटीपी के रूप में स्टोर हो जाती है, जरूरत पड़ने पे काम आती है। नहीं तो धीरे धीरे क्या है, फैट में कन्वर्ट होती है, बॉडी सॉडी बनती है। जब एनर्जी ही नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। अब आते हैं, क्या ये अभिक्रिया बैलेंस है, नहीं, देखेंगे। 6 कार्बन इधर है, कार्बन यहाँ 1 है, तो बेटा इसमें 6 से गुणा कर दिए तो 6 कार्बन हो गया, लेकिन इस 6 का गुणा साथ में इससे भी हो गया। जब इससे भी हो गया तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 दूनी 12, और यहाँ पे ऑक्सीजन देखो कितना है, ये देखो हमारे साथ 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है ना, और क्या है 6 दूनी 12, यहाँ पे 18 है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी 6 से गुणा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन देखो 12 है, तो हाइड्रोजन यहाँ 6 दूनी 12 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया 18, क्यों, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, ये इस 6 का गुणा इस कार्बन के साथ भी होगा, ऑक्सीजन के भी साथ, तो 2 इधर, 6 दूनी 12, और ये क्या है 12 6 18, तो ये अभिक्रिया क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो जो श्वसन की अभिक्रिया है वो भी क्या है बेटा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, दहन अभिक्रिया है। तो जो दहन अभिक्रिया होती है वह संयोजन अभिक्रिया होती है ना, वो संयोजन अभिक्रिया भी हुई और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी हुई। ऊष्माक्षेपी वह अभिक्रिया होती है जो जिसमें क्या है, ऊर्जा बाहर मुक्त होती है। तो संयोजन के दौरान भी ऊर्जा बाहर निकल सकती है, वियोजन के दौरान भी ऊर्जा बाहर निकल सकती है। तो आपसे जब पूछेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, तो आप इस अभिक्रिया को लिख सकते हैं, इस अभिक्रिया को लिख सकते हैं, इस अभिक्रिया को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, भले ये संयोजन की है, क्योंकि आपसे उन्होंने ऊष्माक्षेपी का पूछा है। ठीक, संयोजन की पूछें तब ये सब सारी लिख सकते हैं, दहन अभिक्रिया की पूछें तो ये सारी अभिक्रियाएं लिख सकते हैं। जो पूछेंगे आप उसी के रूप में इन अभिक्रियाओं को लिखेंगे। एक बेटा 5वां देखते हैं हम लोग, साग सब्जियों का दहन। जो हमारे पास साग सब्जियां हैं जिसमें हम लोग आलू का छिलका, टमाटर, ये सब तमाम चीज़ें ना, मटर वटर के जो हैं छिलके तमाम चीज़ फेंक देते हैं, कहाँ पे, घूर में, गड्ढे में, तालाब में, या कहीं गड्ढे में कंपोस्ट बनाते हैं। तो कंपोस्ट खाद बनती कैसे है, तो इन्हीं सबको जो है गोबर ओबर के साथ मिला देते हैं, तो इनका क्या होता है, दहन होता है, और ये क्या भी करते हैं, कंपोस्ट में बदलती हैं
और साथ में ऊर्जा भी वहाँ से मुक्त होती है। इसीलिए आपने गोबर के ढेर और को ढोर को देखा होगा, वो गर्म रहता है ना, उसमें क्या होता है, हमको उठाते हैं, हाथ लगाते हैं तो गर्मी फील होती है। तो बेटा साग सब्जियों का दहन भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया होती है। तो अब साग सब्जियों में क्या क्या है, इसलिए लिखना जरूरत नहीं है, बस इतना लिखेंगे हम, साग सब्जी क्या है, साग सब्जी मतलब वेजिटेबल्स, सब्जियों का दहन, दहन मतलब समझ गए ना, ऑक्सीजन जरूर जुड़ रही होगी, दहन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो बच्चों आपने इसको देखा और हमें उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप सब जीनियस हैं। और गर्मी बहुत है, लाइट थोड़ा कम है क्योंकि लाइट है नहीं, तो जो भी है जितने मेरे पास संसाधन है कैमरे की लाइट से ही ये बनाया जा रहा है वीडियो। तो अगर कोई असुविधा होती है आपको तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अपना सहयोग बनाए रखिए, समर्थन बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जिन्होंने ना किया हो, जिन्होंने एक बार किया है उनको बार बार करने की जरूरत है नहीं पड़ती है। रेड से सब्सक्राइब लिखा है उसको दाबेंगे तो आपको जो है क्या होगा, एक घंटी आएगी, घंटी दाबेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे और सबसे ऊपर वाला ऑप्शन क्लिक कर दीजिए तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। उससे ये होता है कि सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो बेटा मोटिवेशन आता है, थोड़ा सा और वीडियो अच्छे से बनाने का मन होता है। मैं 100% एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ ना, साइंस आपको फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री चाहे बायोलॉजी, सब कुछ मिलेगा जो है क्लास 9th से लेकर के 12th तक का नीट के लिए और जेई के लिए। आप हमारी जो है जेई वाली भी वीडियो देखिए, नीट वाली भी वीडियो देखिए, अभी से देखते रहिए। अगर आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है बेटा तो 9th से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की पूरी तरीके से, और मैथ वाले हैं तो भैया मैथ वाला जरूर करना है। और सब्सक्राइब करने का एक फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको तुरंत सूचना मिल जाती है कि वीडियो अपलोड हो चुकी है और आप देख लेते हैं। तो वीडियो को लाइक भी करिए, उस पर कमेंट भी करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। आप चाहें तो साथ में नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको जो है भली भांति ये समझ में आएगा। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं विघटन अपक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तब तक आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। किसी भी एनसीईआरटी बेस्ड बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उतना ही आता है जितना एनसीईआरटी में है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।